मिस कैथरीन मेयो की वर्ल्ड बेस्टसेलर बुक मदर इंडिया के पिछले एपिसोड में हम इसके 14th चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि अमेरिका और ब्रिटेन को फिलीपींस और भारतीय संदर्भों में किस तरीके की दिक्कतें आई शिक्षा के प्रचार प्रसार को लेकर। जहां फिलीपींस के शिक्षित युवकों ने अमेरिका का भरपूर सहयोग किया अपने देशवासियों को शिक्षित करने के लिए, वहीं ब्रिटेन के लिए ठीक इसके विपरीत स्थिति थी। यहाँ का पढ़ा लिखा तबका शुरू से ही बेईमान रहा है, अपने लोगों को शिक्षित करने की उसकी कभी कोई इंटेंशन नहीं रही। अछूतों को यदि छोड़ भी दें तो अपनी स्त्रियों तक को वे शिक्षित नहीं करना चाहते थे। और आज से हम इसके 15th चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये लोग अछूतों और स्त्रियों को पीछे छोड़ देना चाहते थे शिक्षा के मामले में, और क्यों वो लोग इस तरह करते थे। और यदि कोई स्त्री शिक्षित होकर आगे आना चाहे, फील्ड में काम करना चाहे, तो ये भद्र पुरुष रूढ़िवादी हिंदू जो थे वो किस तरह के ख्यालात रखते थे ऐसी महिलाओं के लिए। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। अध्याय 15, शिक्षा देने से इनकार क्यों। भारत में अशिक्षा का कारण गरीबी को माना जाता है, लेकिन ये वैसा ही सिद्धांत है जैसा ये कहना कि मुर्गी और अंडे के बीच कौन पहले आया। किंतु भारतीय राजनीतिक आलोचक अशिक्षा की उच्च दर के लिए जानबूझकर शासन सत्ता की अक्षमता को दोष देने के आदी हो गए हैं। इस प्रकार स्वराज आंदोलन के नेता लाला लाजपत राय कहते हैं, वायसराय की सरकार ने अब तक हमारी जनता की प्राथमिक शिक्षा पर 3 रुपए भी खर्च करने से इनकार कर दिया है। फुटनोट 1। 1923-24 में भारत में शिक्षा पर जनता के धन का कुल व्यय, जिसमें नगरपालिका, स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय सरकार का योगदान शामिल है, 19.9 करोड़ रुपए पहुंच गया है। यह राशि इस कार्य के लिए बहुत कम है, फिर भी ब्रिटिश भारत के सकल राजस्व के संबंध में ये तुलनात्मक रूप से अन्य देशों के शैक्षिक आवंटन के मुकाबले प्रतिकूल नहीं है। देखिए, इंडिया इन 1924-25 पेज 278 तथा स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट फॉर ब्रिटिश इंडिया पेज 262। और मोहम्मद अली जिन्ना आरोप लगाते हुए पूछते हैं कि शिक्षा देने से इनकार क्यों। फुटनोट 2। 1925-26 में विधानसभा में नेशनलिस्ट पार्टी के नेता, तो एक ये दौर था जब नेता जो है शिक्षा के लिए लड़ते थे कि हमारे लोगों को अब तक शिक्षित क्यों नहीं किया गया है। और इसे आज के दौर से कंपेयर कर लीजिए। मौजूदा सरकार जो है हर बजट में शिक्षा के बजट को सबसे कम रखती है और हर बजट में लगातार उसे घटाती चल रही है। शिक्षा के साथ साथ इसमें सेना का बजट भी शामिल कर लीजिए। तो आज ये कोई मुद्दा ही नहीं है यहाँ के नेताओं के लिए, ना ही जनता के लिए। जनता में ना तो आक्रोश है, ना इसके प्रति कोई आंदोलन करने की वो सोचती है। तो दो स्थितियों को आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। किंतु इन नेताओं के विचारों का समर्थन करने से पूर्व या भारत की गरीबी या लोगों को अशिक्षित रखने में ब्रिटेन के स्वार्थ का निर्णय करने से पूर्व अभी हाल में परखे गए 2 बिंदुओं और प्रमाण के लिए एक तीसरे बिंदु को अच्छी तरह ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर तो हम कह रहे हैं कि हमारे नेता कितने अच्छे थे, ये सरकार से लड़ रहे हैं शिक्षा के लिए, लेकिन असल वजह क्या है लोगों की अशिक्षित रह जाने की, ये अब समझिए। पहला, ब्रिटिश भारत की 247 मिलियन आबादी अर्थात 24 करोड़ 70 लाख आबादी में लगभग 50% स्त्रियां हैं। भारत के लोग, जैसा कि सब जानते हैं, स्त्रियों की शिक्षा के घोर विरोधी हैं और इसलिए ब्रिटिश सरकार कुछ अलग सोच रखने वाले भारतीयों और ईसाई मिशनरियों के संयुक्त प्रयास से भी स्त्री जाति में 2% साक्षरता लाने में भी सफल नहीं हुई है। परंतु वे ब्रिटेन भारत की शिक्षित स्त्रियों की संख्या की गणना करते हुए उसमें 12 करोड़ 10 लाख के अनुमानित आंकड़े तक पहुंच जाते हैं। तो सबसे बड़ी आबादी, जिसे देश की आधी आबादी माना जाता है, वो अशिक्षित थी और उसको इंटेंशनली अशिक्षित रखा गया था। पिछले जो जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें हमने जाना था कि किस तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेट में बड़े बड़े नेता जो हैं वो इस बात को रखते हैं कि यदि औरतें पढ़ लिख गई, लड़कियां पढ़ लिख गई, तो वे अपने अधिकारों को जानने लगेंगी, तो फिर क्या आप उन्हें अपने अधिकार में रख सकेंगे। ये सभी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ की जनता को अशिक्षित रखने के लिए ब्रिटिश सरकार जिम्मेदार नहीं थी, यहाँ के खुद के रूढ़िवादी हिंदू जिम्मेदार थे।
दूसरा, ब्रिटिश भारत की जनसंख्या में 60 मिलियन ऐसे लोग भी हैं, मतलब तकरीबन 6 करोड़, जो अछूत कहे जाते हैं। फुटनोट 3, सेंसस ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1 पार्ट 1 पेज 225। इस वर्ग की शिक्षा का विशाल हिंदू बहुमत अभी भी सक्रिय और प्रबल विरोध करता है। अछूतों की कुल संख्या में से उनकी आधी आबादी स्त्री आबादी घटाते हुए, जिसकी पहले ही बड़ी संख्या है, अधिकृत आंकड़ों के अभाव में 5% साक्षरता की कल्पना अछूत पुरुषों में की जा सकती है, तो भी 2,85,00,000 अन्य भारतीयों की शिक्षा का खंडन सीधे बहुमत की इच्छा से किया जाता है। तो ये तो हुए अल्पमत वाले 6 करोड़ लोग, और बहुमत वाले बाकी के लोग, यानी कि तकरीबन 18 करोड़ के करीब लोग। उनकी इच्छा से ही इन्हें अनपढ़ रखा गया है। इसमें ब्रिटिश सरकार क्या कर सकती थी? तो अब आप यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन भारत को अनपढ़ रखना चाहता था, और ब्रिटिश सरकार जो यहाँ पर आकर शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रही थी, उसके ऊपर लगे हुए इल्जाम कितने बेबुनियाद थे। संप्रति अर्थात इस समय स्त्रियों और अछूतों की शिक्षा का विरोध कदाचित भी गरीबी के कारण नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ा पॉइंट जो कैथरीन रख रही हैं कि ये इंटेंशनली किया जा रहा है, गरीबी के कारण ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत सी सवर्ण स्त्रियां जो सक्षम है, सेठ साहूकार राजे रजवाड़ों की पत्नियां भी, जो महारानियों का दर्जा जिन्हें प्राप्त है, वो भी अशिक्षित हैं, और उन्हें भी जानबूझकर अनपढ़ रखा गया है कि यदि ये पढ़ लिख गई तो हमारे हाथ से बाहर चली जाएंगी। सामान्य और अछूत दोनों वर्ग की स्त्रियों की शिक्षा के लिए सरकार के प्रयासों का तीव्र विरोध उनके अपने ही लोगों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर एक और बिंदु है जिस पे कैथरीन जो है वो फोकस कर रही है कि सामान्य और अछूत दोनों वर्ग जो हैं वो स्त्री शिक्षा के दुश्मन हैं। जब भी अछूत पुरुषों को मौका मिलता है, वे घरों में खास तौर से स्त्रियों के मामले में मनुवादी सोच ही रखते हैं। निम्न आंकड़ों से सच्चाई स्पष्ट हो जाती है। ब्रिटिश भारत में अशिक्षित लोग, महिलाओं की जनसंख्या 12 करोड़ 10 लाख, अशिक्षित अछूत पुरुषों की संख्या 2 करोड़ 85 लाख, और इनका टोटल योग जो बना वो बना 14 करोड़ 95 लाख। ब्रिटिश भारत की कुल जनसंख्या 24 करोड़ 70 लाख। रूढ़िवादी हिंदुओं द्वारा स्वेच्छा से अशिक्षित बनाकर रखे गए ब्रिटिश भारत की जनसंख्या का प्रतिशत 60.53 है। तो 60% से भी ज्यादा जो आबादी है उसे जानबूझकर अनपढ़ रखा गया था। तो इसके लिए और दोष दिया जा रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उस वक्त की जो भारत के ऊपर सत्तारूढ़ थी। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन कितना बेईमान है इस शिक्षा के मामले में। किंतु इन दो तथ्यों के अतिरिक्त जो तीसरा तथ्य प्रकट होता है वह इतना बड़ा है कि उसे समझाने के लिए इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि ब्रिटिश भारत की 90% जनसंख्या ग्रामीण और देहाती है। जब तक गांव अशिक्षित रहते हैं तब तक शिक्षा के अखिल भारतीय प्रतिशत का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए जहां विश्व के सबसे कम प्रतिशत का कीर्तिमान है, वहां उसे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। तो यहाँ पर दो बातों पर कैथरीन जो है वो फोकस कर रही हैं। और आप लोग भी जरा ध्यान से सुनिए। कमेंट सेक्शन में अक्सर आप लोग बहुत ही बेवकूफाना तरह के कमेंट करते हैं कि दलितों को जो है वो जाकर पढ़ाना चाहिए अपने लोगों को। तो यहाँ पर बात सिर्फ अछूतों या दलितों की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात उन सवर्ण लोगों की भी हो रही है, उनकी स्त्रियों की भी हो रही है जिन्हें लगातार अनपढ़ रखा गया है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते वक्त जो है ना, पूर्वाग्रहों से जो है आप लोग दूर अपने आप को रखा कीजिए। गांव में सिर्फ अछूत नहीं रहते हैं मेरे भाई, गांव में सवर्ण भी रहते हैं, उनकी स्त्रियां भी रहती हैं, वो सब अनपढ़ में ही आते थे। और दूसरी बात जो कैथरीन वो यहाँ पर कह रही हैं कि भारत, जो बहुत ही शर्म की बात है भारतीय होने के नाते हमारे लिए, कि उस वक्त भी जो भारत है वो अनपढ़ों की जमात में सबसे आगे था। नया विश्व कीर्तिमान उसने स्थापित कर लिया था अनपढ़ जनता की हैसियत से। किंतु मानव जाति की 8वीं आबादी को जो 500,000 गांव में
10,94,300 वर्ग मील क्षेत्र में छितरी हुई है। प्राथमिक शिक्षा देने के लिए शिक्षकों की एक पूरी सेना चाहिए। संप्रति ऐसी सेना की भर्ती पर विचार करना एक समस्या है, क्योंकि इस देश की कोई भी स्त्री नौकरी करने के लिए उपलब्ध नहीं है। वो क्यों उपलब्ध नहीं है, इसके आगे अब उसी के ऊपर कैथरीन फोकस करेंगी और यहाँ के तथा कथित यानी कि सो कॉल्ड भद्र पुरुषों की मानसिकता भी अब आप समझिएगा, जो प्रोग्रेसिव होने का ढोंग तो करते हैं, लेकिन असल में कितनी नीच मानसिकता औरतों के लिए वो रखते हैं। ध्यान से सुनिए, आज के भारत में ग्रामीण स्कूल के लिए कोई मेम मौजूद नहीं है और न हो सकती है। यदि हम अपनी स्त्रियों और लड़कियों की सेना की सहायता से पूरी तरह वंचित रहे होते तो कनाडा से गल्फ तक और अटलांटिक से कैलिफोर्निया तक ग्रामीण अमेरिका के बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने प्रयासों में सफल नहीं होते। तो फिर एक कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो कैथरीन यहाँ प्रोवाइड कर रही हैं कि अमेरिका के गांव-गांव में जाकर बच्चों को और अशिक्षितों को शिक्षित करने का जिम्मा जो है वहां की औरतों ने भी बराबर का उठाया था। यदि पहले के जो चैप्टर हैं उसमें हमने पढ़ा है, बल्कि पिछले चैप्टर में हमने बात पढ़ी है कि किस तरीके से गांव-गांव में जाकर जो है वो नवयुवक और युवतियां 2-2, 3-3 साल तक रुककर कठोर परिश्रम करते थे ग्रामीण जनता को पढ़ाने के लिए। भारत में ऐसी स्थिति नहीं थी। आधी आबादी जिसे कहा जाता है वो अनपढ़ थी और उसकी अनपढ़ होने की वजह से वो बाहर जाकर पढ़ा नहीं सकती थी। किसी भी पाश्चात्य देश ने इस कठिन अवस्था में अपनी जनता को शिक्षित करने का प्रयास कभी नहीं किया है। विश्व का समृद्ध राष्ट्र भी इस स्थिति में हैरान हो जाता। तो फिर व्यंग्यात्मक तरीके से लिख रही हैं कैथरीन कि दुनिया में किसी और देश के सामने इतनी चुनौती नहीं रही है अपनी जनता को पढ़ाने लिखाने को लेकर जितनी भारतीय संदर्भों में है। और विश्व का समृद्ध देश मतलब अमेरिका के सामने भी यदि इस तरह की चुनौती होती ना तो अमेरिका के भी हाथ पांव फूल जाते। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और 2 को यदि आप समझते हो तो आप जानेंगे कि जब अमेरिका सीधे तौर पर कूदा था वर्ल्ड वॉर में तो वहां भारी तादाद में पुरुषों ने जो कारखानों में या कहीं भी काम करते थे, काम छोड़कर सेना में उन्होंने भर्ती अपने आप को कर लिया था। तो तब जो जगह खाली हुई थी उन खाली जगहों को औरतों ने अपने परिश्रम से भर दिया था। यदि औरतें कारखानों में जाकर काम नहीं करती, घरों से बाहर आकर इकोनॉमी को नहीं संभाल लेती अमेरिका की, तो अमेरिका कब का ध्वस्त हो गया होता। तो औरतों की शिक्षा का ये प्रभाव पड़ता है और इसे मौजूदा हालात में देखिए, किसान आंदोलन अभी हाल फिलहाल ही हम लोगों की यादों में ताज़ा है। साल भर तक किसान जो हैं वो दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर बैठकर धरना देते रहे। क्यों? साल भर तक वो क्यों यहाँ पर टिके रहे? क्योंकि वे जानते थे कि उनके पीछे से उनकी औरतें घर और खेत खलिहान सबको संभाल लेंगी। तो एक सक्षम और साक्षर जीवन साथी का ये इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके जीवन में। किसी भी क्राइसिस मोमेंट से आप ओवरकम कर सकते हैं। भारत की स्त्रियां भारतीय बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा सकती? इस सवाल पर कुछ शब्दों में फिर से बताना आवश्यक है। वस्तुतः बच्चों वाली आयु की भारतीय स्त्रियां बिना विशेष संरक्षण के भारतीय पुरुषों के बीच जाने का जोखिम नहीं उठा सकती। तो बार बार हम भारतीय स्त्रियां जिन्हें कहते हैं वो दरअसल छोटी छोटी बच्चियां होती हैं। हमने चैप्टर 2 और 3 में यही सब कुछ पढ़ा है कि किस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों का, यहाँ तक कि 7 साल की छोटी बच्ची तक का ब्याह हो जाता था, उसका मैरिटल रेप होता था और 9 से 12 साल की उम्र तक आते आते ये माँ भी बन जाया करती थी। तो जिन्हें हम भारतीय स्त्रियां कहते हैं ना, वो दरअसल छोटी छोटी बच्चियों के लिए हम बात करते हैं। और वो यकीनन इस हालत में बाहर नहीं जा सकती थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि अगर कल को भारतीय स्वराज स्थापित हो गया और देश में गरीबी की जगह समृद्धि आ गई, तो भी जब तक वह अछूतों और स्त्रियों के बारे में अपने विचारों को नहीं बदलेगा, तब तक वह अशिक्षितों के देश के रूप में ही बना रहेगा। कितनी बड़ी बात कह रही हैं कैथरीन कि मान लीजिए सब कुछ अच्छा हो गया, हम विश्व गुरु भी बन गए, हालांकि ये संभव ही नहीं है अछूतों और स्त्रियों को साक्षर किए बगैर, उनको शिक्षित किए बगैर।
समृद्धि भी आ जाती है, रुपया पैसे से भी हम लोग सक्षम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इससे क्या फर्क पड़ता है? दुनिया के सामने तो हम एक अनपढ़ देश के तौर पर ही जाने जाएंगे। ग्रामीण स्कूलों में शिक्षिका के रूप में स्त्रियों की अनुपलब्धता के विषय में जो बात मैंने ऊपर कही है, वे संयुक्त प्रांतों पंजाब की अपेक्षा बंगाल और बंबई प्रेसिडेंसी तथा संपूर्ण मद्रास में अभी भी सत्य है। जो मैं हिंदू तथा मुस्लिम अधिकारियों और शिक्षकों के मुंह से, ईसाई भारतीय शिक्षकों तथा पादरियों से, अमेरिकन तथा अन्य मिशन प्रमुखों से और जिम्मेदार ब्रिटिश प्रशासकों, शिक्षा शास्त्रियों, चिकित्सकों तथा पुलिस से पता कर चुकी हूँ, जहां तक मैं जानती हूँ इसका अधिकृत लेखा जोखा कहीं नहीं है। तो इस तरह की मानसिकता का कोई लेखा जोखा थोड़ी रखता है। कोई ये थोड़ी कहेगा कि हम तो जानबूझकर चाहते हैं कि हमारी औरतें अनपढ़ रहें। हालांकि लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेट में इन सब चीजों को डिस्कस किया गया है, लेकिन उस वक्त साक्षर ही लोग नहीं होते थे। कितने लोग इस असेंबली डिबेट को समझ भी पाते होंगे? और यह एक विधान मंडलों में कोई उल्लेखनीय विषय नहीं है। सच तो यह है कि यह एक भारतीय के लिए साधारण सी स्वाभाविक बात है। भारतीयों को तो लगता है कि ये बड़ी आम, ये तो ऑर्डिनरी बात है। हमारे देश में यदि ऐसा हो रहा है तो शायद दुनिया के हर देश में ऐसा ही होता होगा कि औरतें और वहां के जो गुलाम हैं उन्हें अशिक्षित ही रखा जाता होगा। जबकि भारत पर राज करने वाले गोरे व्यक्ति ने सोच समझकर इन बिंदुओं पर खामोश रहने की नीति को अपना लिया है, जो ऊपरी उत्तेजना से बचने की नीति है, पर यह मामले की जड़ों को तलाशने में वह लगा हुआ है। तो अंग्रेजों ने, जैसा कि हमने पढ़ा कि 1858 में रानी विक्टोरिया का जो है वो फरमान जारी हुआ था कि यहाँ के लोगों की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत न किया जाए। तो उसने जो है ब्रिटिश शासकों के प्रशासनिक अधिकारियों के सामने खासी चुनौती खड़ी कर दी, क्योंकि यदि वे अछूतों और स्त्रियों को पढ़ाते हैं तो यकीनन धार्मिक भावनाएं आहत होंगी ही हिंदुओं की। इस संबंध में आपको बताने के लिए मेरे पास विचार नहीं है। एक उच्च पदस्थ सशक्त राष्ट्रवादी और आजीवन समाज सुधारक भारतीय ने कहा, अब एक प्रोग्रेसिव भद्र पुरुष की सोच के बारे में जानिए। ये हमारे लिए इतना स्पष्ट है कि हम इसे कोई महत्व नहीं देते हैं। स्त्रियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण एक नेकनामी और विवाह योग्य आयु की स्त्री को परिवार के संरक्षण से अलग करने की आज्ञा नहीं देता है। जिन स्त्रियों ने बाहर जाकर गांव में पढ़ाने का दुस्साहस किया है और आमतौर पर ऐसी स्त्रियां ईसाई हैं, उनका जीवन कठिन रहा है। वे अपने पुरुष साथियों के आग्रहों को स्वीकार करके ही अपनी जीविका को सुखमय बना सकती हैं। कितनी घटिया सोच है। बाहर निकलने वाली जितनी भी औरतें हैं जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया है, जो ईसाई बन गई हैं, वो अब हिंदू फोल्ड से बाहर चली गई हैं, इनके काबू के बाहर चली गई हैं। तो अब ये उनके बारे में इस तरह से दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ऐसी औरतें यदि घर के बाहर निकलती हैं तो ये तो संभव ही नहीं है कि वो पतित ना हो। अपने जो मेल कलीग्स हैं उनको किसी ना किसी लेवल पे ये खुश करती हैं। ऐसी घटिया मानसिकता है इस प्रोग्रेसिव पुरुष की। हालांकि कैथरीन ने यहाँ नाम नहीं दिया है। अच्छा होता कि कैथरीन यहाँ पर नाम जरूर कोट करती। यही बात स्त्री नर्सों पर भी लागू होती है। चूंकि अब वे भी भारतीय हैं, इसलिए जब वे विभाग के प्रमुख अधिकारियों से अपनी तकलीफों की अपील करती हैं तो नियम के अनुसार उस कष्टप्रद सीट से उनका सिर्फ स्थानांतरण कर दिया जाता है। वास्तविकता यह है कि हम भारतीय पुरुष इस संभावना में विश्वास नहीं करते कि कोई स्त्री स्वतंत्र, चेता और सच्ची भी हो सकती है। तो मानसिकता का ये जो घटिया स्तर है ये लगातार जारी है। इन लोगों ने तो वैसे भी जो है त्रिया चरित्र के ऊपर बार बार बात करते हैं कि औरतें जो है वो अपना त्रिया चरित्र खेलती हैं। औरत जो है शास्त्रों और वेदों में उसे नरक का द्वार कहा गया है। हम इसे प्रकृति के ही विरुद्ध मानते हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। और ऐसे भद्र पुरुष ये नहीं जानते कि यदि औरतें नरक का द्वार हैं तो आप भी उसी द्वार के कारण यहाँ पर अस्तित्व में बने हुए हैं। जैसा कि याद होगा कि ब्रिटिश, मुस्लिम और हिंदू शिक्षाविदों को शामिल किए बिना करके बनाए गए कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने, जिसमें हिंदू प्रतिनिधियों को उनके प्रतिष्ठित परिवारों से लिया गया था, निम्नलिखित विचार व्यक्त किए थे। फुटनोट 4, रिपोर्ट वॉल्यूम रोमन में 2, पार्ट रोमन में 1, पृष्ठ 9। जिस सत्य का सामना करना है वह यह है कि जब तक बंगाली पुरुष सामान्यतः उन स्त्रियों के प्रति जो जनाना विद इन ब्रैकेट परते में नहीं रहती हैं, सम्मान और रक्षा का भाव नहीं सीखते हैं, तब तक स्त्रियों का शिक्षिका बनना असंभव है।
एक और घटिया सोच, विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, लेकिन औरतों के बारे में किस तरह की सोच है इन शिक्षकों की जो विश्वविद्यालय में पढ़ाने आ रहे हैं कि बंगाल के लोगों को जो औरतें पर्दे के बाहर निकलती हैं उनके बारे में अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। तो ये इस तरह के बात करने वाले लगातार एक ही विचारधारा के लोग हैं, और इसको यदि आप कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में जोड़ना चाहें तो ये जो बागेश्वर वाले धाम वाले बाबा जी हैं ना, क्या नाम है उनका, धीरेन्द्र शास्त्री, उनका भी यही मानना है कि यदि औरत मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर नहीं लगाती है तो हमें ऐसा लगता है कि प्लॉट खाली है। आप स्वामी हैं, आपको क्या मतलब दूसरी औरतों से, पर नहीं, मानसिकता है। यदि क्षेत्र विशेष तक सीमित बंगाली विशेषण को वापस लिया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि आयोग का कथन पूरे भारत पर ठीक तरह लागू हो जाता है। मैसेट अल्कॉट संपूर्ण देश की बात करते हैं जब वे कहते हैं, फुटनोट 5, सामाजिक बाधाओं और खतरों के दृष्टिकोण से महिलाओं के लिए तब तक गांव में जाकर पढ़ाना संभव नहीं होगा जब तक कि उनके पति उनका साथ नहीं देंगे। तो यहाँ पर फूले दंपत्ति मुझे याद आ जाते हैं। माता सावित्रीबाई फूले जब स्त्रियों को, लड़कियों को पढ़ाने निकलती थी घर से तो लोग उनके ऊपर कीचड़ और गोबर फेंकते थे, उन्हें अपमानित करते थे अपशब्द कहकर। जब वे घर वापस आकर रोती थी तो महात्मा फूले जो हैं वो उनको ढांढस बंधाते थे कि सावित्री रो मत, मुश्किलें बहुत आएंगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो जब तक पुरुष जो है वो अपनी स्त्रियों को सहयोग नहीं करेंगे इस मामले में, तब तक उनका सामने आना संभव नहीं है। शिक्षिकाओं के अभाव के कारण ग्रामीण इलाकों में लोक शिक्षा की प्रायः निराशाजनक स्थिति से निपटने को लेकर मध्य प्रांत के लोक शिक्षा के निदेशक रहे एक व्यक्ति कहते हैं, फुटनोट 6, द एजुकेशन ऑफ इंडिया, आर्थर मेयू, लंदन, फेबर एंड वायर, 1926, पेज 208। तो फुटनोट 5 में भूल गई थी, वो मैं आपको बता देती हूँ, विलेज स्कूल इन इंडिया, पेज 196। ग्रामीण जीवन की समस्या, सामान्य स्थितियां और पेशेवर अविवाहित स्त्रियों के प्रति लोगों का व्यवहार अब तक जैसा देखा गया है वह आमतौर पर असहिष्णु है। तो ये भारतीय गांव की सच्ची तस्वीर भी हमारे सामने पेश करता है। गांधी कहते थे कि सच्चा भारत तो जो है वो गांव में दिखाई देता है। तो यही है वो सच्चा भारत, इसी की बात वे किया करते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी भारतीय लड़की अकेले पढ़ाने नहीं जा सकती है। अगर वह अकेले जाती है तो वह पतित हो जाती है। उत्तर भारत के एक विशाल अमेरिकी मिशन कॉलेज के प्रमुख ने ये बात कही। ये प्रमुख विश्व की एक व्यापक अनुभवी महिला थी और वस्तुतः अज्ञान और पूर्वग्रह से मुक्त थी। उसने आगे कहा, तो मतलब अब एक प्रोग्रेसिव महिला के विचार भी सुन लीजिए। कहने को ये बड़ी आधुनिक है लेकिन इनके विचार कितने दकियानूसी हैं, सुनिए। यह बात हतोत्साहित करने वाली है कि आप इस कैंपस में कक्षा और कक्षा के बीच घूम रही इन युवतियों को देख रहे हैं। उनमें से एक का भी उपयोग भारत को शिक्षित बनाने के महान कार्य में नहीं किया जा सकता है। देश की असाधारण आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई भी गांव में नहीं जाएगी, किसी में भी जोखिम उठाने का साहस नहीं, क्योंकि ये निश्चित रूप से जोखिम का काम है और ये वे लोग हैं जो स्वराज की मांग कर रहे हैं। फुटनोट 7, लेखिका को दिया गया वक्तव्य, फरवरी 1926। स्वराज की मांग करने से पहले कम से कम अपने देश को दुरुस्त तो कर लेते। अंग्रेज जो अच्छे काम कर रहे थे कम से कम उनको वो तो कर लेने देते। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। ये एपिसोड आपको कैसे लग रहे हैं और आपका मंथन के बाद क्या सोचना है इन सभी चीजों के ऊपर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। असल में बेईमान कौन थे ये भी बताइएगा और कौन ईमानदारी से यहाँ के जन को शिक्षित करने की कोशिश कर रहा था, इस बाबत भी अपने विचार जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में रखिएगा। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।